करंट को फ्लो होने के लिए अपने अंदर से, उसको बोलते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स क्या होता है? इनसाइड ए कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। एट ए सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, चार्ज के कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज क्या होगा? एट सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू सरफेस। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ये वायर है, तो इसके सरफेस पे जो फील्ड होगी ना वो आपका ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए फील्ड। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी, द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। मतलब अगर आप कंडक्टर के इंटीरियर में, ठीक है, स्टैटिक सिचुएशन में कोई एक्सेस चार्ज नहीं होगा अंदर। ठीक है, द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन में क्या होगा? अंदर कंडक्टर के अंदर कोई ऐसा चार्ज नहीं होगा। तो उसमें जो आप निकालोगे ना फ्लक्स, तो फ्लक्स आपका ज़ीरो होगा। ठीक है, फ्लक्स आपका क्या होगा? स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट मतलब उसमें अगर आपने कोई सोर्स उसको नहीं दिया। स्टैटिक सिचुएशन मतलब स्टेडी नहीं, स्टैटिक सिचुएशन मतलब आपने कोई सोर्स उसमें बाहर से नहीं लगाया। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू आउट द कंडक्टर इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टर का थ्रू आउट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल आपको ऐसे नहीं है यहाँ पर अलग है यहाँ पर अलग है। ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा? सेम होता है थ्रू आउट द कंडक्टर। अगर आपने एक कंडक्टर ऐसे लगा दिया तो यहाँ पर आपने मान लीजिए ये वोल्टेज लगाया हो, तो ये आपका वोल्टेज क्या होगा? यही वोल्टेज ऊपर भी रहेगा। ठीक है, ऐसा समझा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज इतना। सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपको मैंने बताया था पहले नंबर चैप्टर पे। ये मान लो कंडक्टर है, इस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट फ्लो करवाया है, तो इसमें आपका यहाँ पर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इसको मैंने बताया था। ठीक है, ये होगा। चलिए अब आ जाइए प्रेशर एट ए इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज सरफेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज सरफेस का प्रेशर क्या होगा? उस वायर पे, कंडक्टर पे, तो वो आपका प्रेशर PF/PS होता है। PF आप चार्ज डेंसिटी से निकाल रहे हैं आप। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा इस तरीके से वो हो जाएगा, DS से कट जाएगा। ER आपका ये है, मतलब किसी भी डिस्टेंस पे आपका जो फील्ड होगा ना वो आर का फंक्शन होगा। जो आपका जो फील्ड होगा ना वो आर के अकॉर्डिंग बदलेगा घटेगा, तो इसलिए ER लिखा गया। मतलब ये आपका जो फील्ड है ना वो डिस्टेंस के हिसाब से घटेगा बढ़ेगा, तो प्रेशर इक्वल टू दिस मच हो जाएगा। अब आ जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है? कोई भी कंडक्टर, कोई भी मटेरियल को हम शील्ड कर सकते हैं, मतलब बचा सकते हैं बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से या किसी भी तरीके से। तो उसके लिए क्या करते हैं? चारों तरफ हम क्या कर देते हैं? चार्ज बॉडी ऐसे रख देते हैं। अंदर कोई भी सेंसिटिव मटेरियल है, जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत सारे हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से अफेक्ट हो सकते हैं, वो हम यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ पर फील्ड सब बाहर जाएगी, अंदर कोई फील्ड नहीं होगी, कोई फील्ड अंदर आ भी नहीं पाएगी, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है या हमारा जो अपार्टस है वो सेफ रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं इसको। तो ये कई तरीके से किया जाता है, कई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट के लिए ये किया जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं, थ्योरेटिकल चीज़ है, तो इसको मैंने बहुत सारा इसमें कुछ बताया नहीं। चलिए अब आ जाइए कैपेसिटेंस और कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर क्या होता है? वो जैसे मैंने बताया, कैपेसिटर एक चार्ज बॉडी है जिसमें हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं, और जब हमें ज़रूरत हो ऑन डिमांडिंग वी कैन यूज़ दिस चार्ज। तो जैसे आपका कैपेसिटर होता है, फ़ैन वैन में लगता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में लगता है, तो वहाँ कैपेसिटर, कंडेंसर भी बोलते हैं उसे। तो वहाँ चार्ज स्टोर रहता है, जब उसको ज़रूरत पड़ती है सर्किट को या पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट को ज़रूरत पड़ती है एक स्पेशल करंट की या स्पेशल वैल्यू ऑफ करंट की, तो वहाँ से वो चार्ज ले लेता है। जैसे जो फ़ैन होता है वो शुरू में चलता क्या है? उसको हाई करंट चाहिए, तो करंट तो आपका फिक्स है, जो आपका पावर हाउस से आ रहा है या जो बैटरी से दे रहे हो, तो वो करंट फिक्स है। तो वो एक्सेस चार्ज कहाँ से पाएगा? वो कैपेसिटर से पाता है। कैपेसिटर ऐसी डिवाइस है जो चार्ज और डिस्चार्ज बहुत ईजिली हो जाता है। ठीक है, वहाँ चार्ज स्टोर हो जाता है, तो उसकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो अपना चार्ज स्टोर कर सकता है। कैपेसिटी क्या होती है? वो डिपेंड करती है, जो कैपेसिटी है वो उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस।
कोई भी कैपेसिटर की एक फिक्स कैपेसिटी होगी, वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। वो डिपेंड किस पे करती है? प्लेट्स पे। किस पे डिपेंड करती है भाई? वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी, वो पोटेंशियल पे, बैटरी के पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगी, वो अपने किस पे डिपेंड करेगी? अपने डिज़ाइन पे, अपने डायमेंशन पे डिपेंड करेगी, दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और उसके अंदर कोई दूसरा एक्स्ट्रा मटेरियल है, डाइइलेक्ट्रिक वगैरह है, तो उस पर भी डिपेंड करती है। मतलब वो डायमेंशन और मीडियम पे डिपेंड करती है। तो इस तरीके से कैपेसिटर और कैपेसिटेंस आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो एक जैसे आपका ओम्स लॉ था ना, ओम्स लॉ आपने पढ़ा था कि क्यों, ओम्स लॉ क्या पढ़ा था? V प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पर जो कंडक्टर के लिए यही तो पढ़ा था, नहीं अभी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे। तो ये होता है, वैसे 10th में आपने पढ़ लिया है। तो ये आपका क्या है? रेजिस्टेंस है। कंडक्टर के लिए आप जब ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो वो रेजिस्टेंस होता है। लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर जो होता है किसी भी कैपेसिटर के लिए आपका V क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू I होता है, या इसको लिखते हैं, सॉरी, प्रोपोर्शनल टू Q होता है। क्या होता है? Q। या आप लिख सकते हो Q प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ पर जो आएगा ना, Q और V के बीच में क्या आएगा? C आएगा। जो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट होगा ना, उसको यहाँ रेजिस्टेंस बोलते थे, यहाँ कैपेसिटेंस बोलते हैं। चलिए, टाइप ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? टाइप ऑफ कैपेसिटर मैनी टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन वैसे जो डिज़ाइन के हिसाब से स्फेरिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। तो टाइप ऑफ कैपेसिटर सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर आपको इस तरीके से निकाला जा सकता है, कैपेसिटेंस। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये होता है, ये याद रखना। देखो यहाँ पर आपका कोई ना तो Q है ना तो वोल्टेज है। किस पे डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस? ये आपका एप्सिलॉन नॉट, ये इसका मतलब मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। अगर वायर एयर का मीडियम तो आप एप्सिलॉन नॉट लेंगे। क्या लेंगे? एप्सिलॉन नॉट, अगर आपका एयर है। लेकिन मान लीजिए दूसरा मीडियम, सॉरी, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लो और यहाँ पर ये मिटा दो, ये गलत है। यहाँ पर एप्सिलॉन m लोगे। क्या लोगे? एप्सिलॉन m। और एप्सिलॉन m किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग होगा। अगर मीडियम होगा तो आपका एप्सिलॉन m हो जाएगा, अगर एयर है तो एप्सिलॉन नॉट होगा। तो आपको पता चल गया कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस पे, मतलब उसके डायमेंशन और मीडियम पे, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा सा बताया गया है कि भाई सिंगल आइसोलेटेड एक स्फीयर है, उसकी वजह से आपका कैपेसिटेंस निकालना है, तो किस तरीके से निकाल रहे हैं ये आपका यहाँ पर दिया है, ठीक है। जब इसको इंटीग्रेशन वगैरह करोगे तो वोल्टेज निकाला गया है, वोल्टेज निकालोगे, वोल्टेज ये होता है। तो यहाँ पर अगर आप रख दोगे तो आपका C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर है, ठीक है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ये है। तो इसमें सिलेंड्रिकल में क्या होगा कि दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर होंगे, एक ही सेंटर होगा और उसके अलग अलग रेडियस होंगे। एक का मान लो आउटर का R2 है, इनर का R1 है, और एक बीच में आप कोई पॉइंट ले रहे हो तो उसका जो फील्ड बीच में फील्ड होगा वो ये होगा, ये। और ये देखो यहाँ पर जब इसका पोटेंशियल निकालेंगे तो V इक्वल टू EdR होता है, ये मैंने पहले बताया। और आपका लिमिट क्या है? R1 से R2 जा रहा है। R1 से R2 तक हम यहाँ लिमिट रख देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? देखो ये E की वैल्यू रखो, 1/R आ गया। 1/R का इंटीग्रेशन log R होता है, log को ln भी लिखते हैं, log R, फिर हम लिमिट रखेंगे तो R2/R1 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ कैपेसिटेंस। अब हम V निकल गया तो Q/V12 निकालेंगे, तो इस तरीके से हमारा कैपेसिटेंस आ गया। मेन है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में दो आपके प्लेट हैं। अब इसका कैपेसिटेंस निकालना है तो एक फार्मूला, मीडियम, एयर का मीडियम होगा तो मैंने बोला था एप्सिलॉन नॉट लगेगा, लेकिन फॉर मीडियम यहाँ पर गलती हो गई है। यहाँ पर आपको, अच्छा नहीं, गलती नहीं हो गई है, यहाँ पर EM होगा। तो EM होगा, सॉरी, एप्सिलॉन नॉट EM होता है एप्सिलॉन नॉट R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन R को K बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ये निकाल दिया गया है। अब ये मैंने बताया कि जो कैपेसिटेंस होता है वो पैरेलल प्लेट के एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करेगा और डिस्टेंस पे। एरिया अगर बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? एरिया अगर बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? देख लो, एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आपका अगर कम करोगे तो यहाँ गलती है, यहाँ गलती है बेटा, यहाँ गलती ये है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, ये सही है।
ये गलती है। एप्सिलॉन एरिया बढ़ाओगे तो वो कैपेसिटेंस बढ़ना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा चार्ज आ जाएगा ना, तो ये गलत है, ये गलत है दोनों, ठीक है। आपका ऊपर ए रहेगा, नीचे डी रहेगा, तो डी अगर आप घटाओगे, डी अगर आप जैसे जैसे कम करोगे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ एक गलती है, चलो एक गलती समझ में आ गया। हाँ देखो यहाँ सुधार लिया गया, यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर है तो आपको इस तरीके से टोटल नेट आप फील्ड निकाल सकते हो, वो मैंने बताया था पहले चैप्टर में। नेट फील्ड ऐसे इस तरीके से निकाल सकते हो, और C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन डेल्टा V इक्वल टू होता है ED से आप रखो तो ये फार्मूला आ जाएगा। अब नोट कुछ करोगे, कैपेसिटेंस इज डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर। डायमेंशन मैंने अभी बताया कि उसका A और D पे डिपेंड करता है। इट इज़ ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मटेरियल और मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स। बीच में अगर K है या जो भी मीडियम है, एयर है या वो, तो उस पर भी डिपेंड करता है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डाल दोगे तो कैपेसिटेंस आपका बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज बाई चेंजिंग दीज फैक्टर। कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए इन दो फैक्टर को, मतलब डायमेंशन या मीडियम को चेंज करके हम कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, जिस तरीके से रेजिस्टेंस अभी आपने चैप्टर क्लास 10th में पढ़ा था, तो वहाँ पर आपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, वेरियस कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरीके से कैपेसिटर को भी हम वेरियस कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल होता है और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है। मतलब मिक्स्ड में सीरीज़ और पैरेलल दोनों का। देखो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आप कैपेसिटर को ऐसे हेड ऑन मेथड से जोड़ोगे, पैरेलल में क्या करोगे, जैसे माला पहनाई जाती है ना, साइड बाई साइड ऐसे जोड़ोगे, ठीक है। और मिक्स में दोनों टाइप का जोड़ोगे। मिक्स में क्या होगा, कुछ सीरीज़ है कुछ पैरेलल है, इस तरीके से आप मिक्स्ड में ऐसे जोड़ सकते हो। तो कुछ सीरीज़ है, देखो जैसे आपका ये मान लो C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। तो C1 और C4 क्या है, सीरीज़ में, और C2 और C3 पैरेलल में है। तो सबसे पहले C2 C3 को हम पैरेलल कर लेंगे, जोड़ लेंगे, वो सब सारे सीरीज़ में बन जाएंगे, बाद में हम निकाल लेंगे। तो अब देखो सीरीज़ कॉम्बिनेशन किस तरीके से निकाला है। देखो ये मैंने बताया ऊपर, जैसे एक हम इमेजिनरी वोल्टेज से इस तरीके से उसको जोड़ देते हैं V, तो इसका टोटल इक्विवेलेंट C कितना आ जाता है। इक्विवेलेंट C जब निकालेंगे ना, देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट C निकालने के लिए इसका एक बात याद रखना कि ये जो आपका पोटेंशियल है ना, जब करंट निकालेगा, मतलब करंट निकालेगा, इसमें चार्ज जाएगा। चार्ज क्या होगा, सब में सीरीज़ में चार्ज सेम होता है, इसमें भी Q, इसमें भी Q, इसमें तो Q तो सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा सबका। यहाँ V1 और V2 V3 सबका अलग अलग होगा। V1 वोल्टेज सबका अलग होगा। तो V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आपने निकाला है Q अपॉन C। ये आपका टोटल क्या है, कैपेसिटेंस है, या इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वही मैं बताता हूँ। Q क्योंकि सेम होगा, C1 हो जाएगा, Q सेम होगा, C2 हो जाएगा, Q सेम होगा, C3 हो जाएगा। ये सीरीज़ में और Q सेम होता है। सीरीज़ में क्या होता है बेटा, Q सेम होता है। इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में क्या होगा आपका, सीरीज़ में आपका Q सेम होगा, Q1 Q2 Q3 क्या होगा, इक्वल होगा Q के। बस ये हमने रख दिया, Q कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आ गया आपका, सॉरी ये 2 होगा। इस तरीके से आपने इक्विवेलेंट निकाल दिया। इसी तरीके से पैरेलल में आप क्या करोगे, इसमें देखो वोल्टेज सेम होगा। अगर मान लो यहाँ पर आपने एक इमेजिनरी वो सेल लगा दिया है, वोल्टेज यहाँ पर भी V होगा, यहाँ पर भी V, यहाँ पर भी वोल्टेज सेम होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 Q2, यहाँ Q1 होगा, Q2 होगा, यहाँ Q3 होगा, अलग अलग चार्ज आ जाएगा सब पे। तो क्या हो जाएगा, V सेम होगा, लेकिन Q1 Q2 टोटल Q कितना हो जाएगा, फिर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q1 Q2 Q3 आपने पढ़ा है, Q1 Q2 क्या होगा आपने पढ़ा है ना भाई। ये क्या हो जाएगा, Q क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है। ये CV हो जाएगा, ये C1। देखो वोल्टेज सबका सेम है भाई, वोल्टेज सबका सेम होता है ना पैरेलल में। तो ये C1 C2V प्लस C3V हो जाएगा। V कॉमन लगेगा, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से आप इक्विवेलेंट निकाल पाओगे। मिक्स्ड में मैंने बताया था, मिक्स्ड में क्या करोगे, पहले अकॉर्डिंग टू योर यू कैन से ईजीनेस, सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो इसमें आपका मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। कैपेसिटर अलग अलग है, 2 और 3 क्या है, पैरेलल। पहले इसको जोड़ लेंगे,
इसको इक्विवेलेंट सर्किट में जो बदल लेंगे आपका, पहले इस तरीके से इसको इसमें बदल लेंगे। तो ये आपका 2 और 3 यहाँ पर है, मतलब CE डैश निकाल लेंगे 2 3, ये पैरेलल में है तो इसे जुड़ जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा, और ये 1 है, ये आपका 4 है। तो अब ये सीरीज़ बन गया, तो अब इसको सीरीज़ के हिसाब से जोड़ लेंगे अलग अलग, ठीक है। तो आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा। मिक्स्ड हमने यहाँ लिख दिया, मिक्स्ड क्या है, इस तरीके से, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज भी बनता है मिक्स में, तो उसको जैसे क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे। स्पेशल कॉम्बिनेशन होता है, देखो कैपेसिटेंस पे स्पेशल कॉम्बिनेशन भी होता है। वायर कनेक्टिंग प्रॉब्लम, देखो अगर आपका सीरीज़ है, सीरीज़ में आपने जोड़ा था किसी कैपेसिटर को, ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर थे, उसको आपने सीरीज़ में जोड़ा था, लेकिन हमने क्या किया, हमने एक वायर लिया और यहाँ से लगा के यहाँ जोड़ दिया, एक वायर लिया सादा और यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, वायर जोड़ने की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पोटेंशियल या मतलब वो जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग हो जाएगा, इसलिए इसका जो कॉम्बिनेशन है सीरीज़ से बदल के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे होता है उसको हम देख लेते हैं आके। जैसे देखिए, मान लीजिए ये पोटेंशियल V है, तो यहाँ एक वायर जोड़ा तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका ये A है और ये आपका B है, अब यहाँ से भी आपने, यहाँ B है, ये भी B ही तो है भाई, ये जो A है, तो ये यहाँ तक कोई आपका कोई डिवाइस तो है नहीं, ना तो आपका रेजिस्टेंस है ना कैपेसिटेंस है, तो वोल्टेज यहाँ VA है, VA A के बराबर है और BB ये 0 के बराबर है, या BB जो भी है, ये मतलब पोटेंशियल जो B का 0 ही होगा, क्योंकि सेल का पोटेंशियल क्या होता है, प्लस माइनस। अगर यहाँ सेल का कोई भी पोटेंशियल है तो ये निगेटिव वाला 0 माना जाता है, ये वाला V माना जाता है। तो यहाँ पर 0 पोटेंशियल है तो इसका भी 0 पोटेंशियल होगा, और यहाँ पर ये B वायर लगा के यहाँ जोड़ा, इसका भी आपका B ही हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो गए पॉइंट, यहाँ पर A बन रहा है तो यहाँ पर भी A बन जाएगा। तो पॉइंट यहाँ 2 पॉइंट है, मतलब A और B, A और B के बीच में कितना कैपेसिटर, एक ये है, A और B के बीच में देखो, A और B के बीच में एक ये है, पहला, दूसरा और A और B के बीच में एक ये है, तीसरा, 3 कैपेसिटर हो गए। अब इन दोनों के बीच में 3 कैपेसिटर हो गए। पहले सीरीज था, अब क्या हो गया, पैरेलल, उल्टा हो गया। इस तरीके से हम वायर का कॉम्बिनेशन करके सेल के कॉम्बिनेशन को भी बदल सकते हैं। पहले सीरीज था, अब क्या हो गया, पैरेलल, वायर को जोड़ के, ठीक है। अब इन्फिनाइट कैपेसिटर का भी एक होता है। इन्फिनाइट कैपेसिटर मतलब होता है कि आप एक पैटर्न होता है, एक सीरीज़ होता है, उसी को हम रिपीट करते करते चले जाते हैं इन्फिनाइट तक। तो उसमें क्या होता है कि पूरे कैपेसिटर सिस्टम का हम C नेट मान लेते हैं X, और इसमें एक और बनाया जाता है कि वो समंदर और पानी से, समंदर में से एक बूंद निकालोगे तो समंदर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर एक आपने ये सिस्टम निकाल लिया, एक पैटर्न निकाल लिया, और बाकी का जो कैपेसिटेंस बचेगा वो भी क्या हो जाएगा, X ही रहेगा। पूरे का X माना बनाएंगे, ये तो आपका देखो, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा और ये ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया, ये पूरा आ जाएगा X, क्या आ जाएगा, X। इस तरीके से बन गया। ये आपको मान लो C है, ये भी C है, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, तो पैरेलल में CE डैश क्या हो जाएगा, CX + C + X। और ये अब ये आपका फिर इक्विवेलेंट बन जाएगा एक नया, तो ये आ जाएगा, ये C है और ये आपका CE डैश बन जाएगा ऐसे, ये CE डैश है और ये C है। अब इन दोनों का फिर इक्विवेलेंट CE निकालेंगे, तो C = हमें जानते हैं X है, और इक्विवेलेंट ये पैरेलल में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, तो ये आपका C × CX/C + X C + CX/CX, इस तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा X की वैल्यू कोऑर्डिनेट फंक्शन वगैरह बनेगा, आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं मिटा दूँ, कुछ चीज़ें मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये आपका आ गया। इस तरीके से आपका कर सकते हो। अब देखो टाइप व्हीट स्टोन ब्रिज में ये देखा जाता है कि भाई आपका करस्पॉन्डिंग जो रेशियो है C1/C3, इफ़ C1/C3 = C2/C4 बराबर होगा तो ये व्हीट स्टोन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब इसको बनाने के लिए क्या हो जाता है, जब ऐसा हो जाएगा तो C3 का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, C5 को हम हटा सकते हैं, और C1 C2 आपका ये दोनों सीरीज़ में हो जाएगा। फिर इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप बना सकते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बन जाएगा, C1 और C2 इधर हो जाएगा, और यहाँ पर इसका भाई C5 हट जाएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, और C3 और C4 यहाँ बन जाएगा। ये C1 C2 है और ये
C3 C4 इस तरीके से। तो आपका फिर C1 C2 सीरीज़ में उसको जोड़ लो, C3 C4 सीरीज़ में उसको जोड़ लो, फिर दोनों पैरेलल आ जाएगा, उसको फिर आसानी से आप ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखो यहाँ प्लेट का भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे। एक प्लेट से मतलब 2 प्लेट है या 3 प्लेट है तो उसको हम खींच खाच के थोड़ा सा मतलब वो करके मैनिपुलेट करके हम कॉम्बिनेशन अलग अलग बना सकते हैं। देखो इसमें कितना कॉम्बिनेशन है, 2 प्लेट से 3 कॉम्बिनेशन बना दिए, एक C1 इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। तो इसको मतलब इसमें 3 सेट है और तीनों क्या हैं, तीनों क्या हैं, पैरेलल है कि वो है, तो उसको आप निकालोगे। देखो मान लो आपका ये A है, ये B है, तो इसको मान लो P, तो ये भी तो P हो जाएगा। तो A और B के बीच में देखो इसमें 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, एक A है, एक B है, बीच में P है। तो A और B के बीच में, A और P के बीच में 1 है, A और P के बीच में देखो A और P के बीच में ये है और ये है, मतलब 2 है। A और P के बीच में 2 है, 2 कैपेसिटेंस है। और P और B के बीच में 1 है और A और B के बीच में 1 भी नहीं है। A और B के बीच में देखो 1 भी नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं। तो इस तरीके से इसको कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। ये आपका C1 रहेगा, ये आपका C2 रहेगा और ये C3 रहेगा। इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इस तरीके से ये भी है, ये आपको P मान लो, ये P मान लो। तो देखो यहाँ पर भी 3 पॉइंट है, A है, B है और बीच में P है। तो A और P के बीच में कोई है, हाँ बन रहा है। A और B के बीच में आपका बन रहा है, 1 है। और P और B के बीच में है कोई, हाँ है, 1 है। और A और B के बीच में 1 है, ये देखो ये A और B के बीच में 1 है। ये C2 मान लो, ये आपको C1 मान लो, ये आपको C3 मान लो। तो ये आपका A और P के बीच में C1 और B और P के बीच में C3 और A और B के बीच में आपका 1 है, वो आ गया C2। इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। डाइइलेक्ट्रिक आपका एक ऐसा मटेरियल होता है जो नॉन कंडक्टिव, मतलब ना तो कंडक्टिव होता है, ना नॉन कंडक्टिव होता है, ना कोई सेमीकंडक्टर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसमें मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लेकिन करंट फ्लो नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है लेकिन करंट नहीं फ्लो होती है। नॉन कंडक्टर होता है, नॉट ए कंडक्टर, नॉन कंडक्टर टाइप, नॉन इंसुलेटर, नॉट सेमीकंडक्टर, स्पेशल क्लास मटेरियल होता है। तो इसमें जो फील्ड होती है वो अपोजिट होती है, ठीक है। और वो फील्ड कैसे निकालेंगे, ऐसे। और ये जो आपका सिग्मा है, ये आपका चार्ज डेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिक, ये जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कैसे इफेक्ट करता है, तो ये वोल्टेज को हमेशा क्या करता है, K टाइम्स कम कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी K टाइम्स कम कर देगा, लेकिन कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, K टाइम्स बढ़ा देता है। K की वैल्यू अगर 2 है, 10 है, 20 है, जो भी है, देखो K आप यूनिटलेस है, K क्या है, यूनिटलेस। क्यों, क्योंकि ये रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव परमिटिविटी रेशियो होती है। रेशियो किसका होता है, EM अपॉन E0 का, EM अपॉन E0 का होता है। तो ये जो रेशियो होता है वो तो नंबर होता है ना, उसका कोई रेशियो नहीं होता है। तो आपका नंबर होगा 2, 3, 4, 5, तो आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, वोल्टेज घटेगा, फील्ड घटेगा, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी, तो प्लेट को सटने नहीं देता, स्टेबिलिटी देता है। इंक्रीज द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। कैन प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ द मीडियम, मीडियम को ब्रेक डाउन करने से, मतलब जैसे मान लो धीरे धीरे आपका ब्रेक डाउन हो गया, या मतलब जो फोर्स है ज़्यादा लगने लगा और वो सट सकता है प्लेट, तो उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब देखो इसमें बहुत सारे सिस्टम इसमें भी हैं। एनर्जी स्टोर, कैपेसिटेंस में एनर्जी कैसे स्टोर होगा, तो वो मैंने बताया था। देखो इसमें अलग अलग पोजीशन टाइम है। टाइम के रेस्पेक्ट में पहला टाइम आपका टी स्टार्ट टाइम है, दूसरा टाइम क्या है, बीच में कोई मीडियम टाइम है, लास्ट में स्टेडी स्टेट बोलते हैं। लास्ट वाला टाइम क्या होता है, टी इनफाइनाइट मतलब स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब लास्ट एकदम फुल चार्ज हो गया। तो देखो T0 में आपका मतलब इस इनिशियल पे आपको मान लो एक कैपेसिटर है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, और ये आपका कैपेसिटर मतलब कांस्टेंट है, जीरो तो नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। कैपेसिटेंस तो किसी का कांस्टेंट होता है ना, जीरो थोड़ी होता है। तो चार्ज जीरो है, V इतना है कि C आपका वो जो प्लेट का कैपेसिटेंस होगा स्पेशल वो होगा। मीडियम इंटरमीडिएट टाइम, कोई भी टाइम T है, उस पर आपका चार्ज Q बन गया, थोड़ा सा चार्ज आया, फिर उसका वोल्टेज डिफरेंस क्या हो गया, V हो गया, और चार्ज कितना हो गया, Q/C हो गया। वो सॉरी V = Q/C लिख सकते हैं। इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट बोलते हैं, इस टाइम को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, पूरा फुली चार्ज हो जाएगा और वोल्टेज डिफरेंस आपका आ जाएगा Q/C।
नेटवर्क आप कैसे निकालेंगे? नेटवर्क इक्वल टू होता है, नेटवर्क क्या होता है? V अपॉन डी क्यू। छोटे से चार्ज की वजह से, मान लो ये छोटा सा चार्ज डी क्यू है, डी क्यू की वजह से यहाँ पर इसको यहाँ ले जा रहे हो, मतलब ये ला रहे हो, तो वर्क क्या करना पड़ा? डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू को हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसको इंटीग्रेशन करेंगे Q0 से लेके Q पूरा, मतलब Q तक हम ले जाएंगे। पहले शुरू में Q क्या है? 0 है ना, तो आपका नेटवर्क ये आ जाएगा। नेटवर्क आपका ये आ गया, यही आपके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी और नेटवर्क में कोई साइन वगैरह मत लेना, साइन सिर्फ Q के हिसाब से लेना। Q पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है नेगेटिव, ठीक है। वर्क, नेटवर्क क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वजह से जो आप करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अब देखिए इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब्स। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब अगर हम किसी कैपेसिटर के अंदर डालते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि देखो, जैसे पहले पूरा एरिया था, एयर था कैपेसिटेंस के अंदर, एयर कितना था? डी के बराबर, मतलब जितना डी था उतना ही था। लेकिन अब स्लैब डालने पे वो जो स्पेस था वो कम हो जाएगा ना, तो उतने गुना आपका जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा? इफेक्ट करेगा। तो अब देखो, अब जो एयर है वो कितना बचा? ये स्लैब डाले, मतलब इसकी थिकनेस मान लो टी है, स्लैब का थिकनेस टी है, पहले डी था पूरा, पहले कितना था? डी, पहले थिकनेस डी था, लेकिन अब क्या हो गया? अब हो गया डी माइनस टी हो जाएगा। एयर कितना बचेगा? डी माइनस टी। उसके बाद ये जो तुम्हारा जो डाई इलेक्ट्रिक वो डाला ना, तो उसकी वजह से आपका जो फील्ड होगा, ये जो थिकनेस अपॉन के, इसमें हम प्लस कर देंगे, ठीक है। वो जो एयर जो बचा है ना, एयर जो बचा है वो तो डी माइनस टी है, लेकिन उसमें क्या आ गया? थिकनेस आ गया। तो थिकनेस लेकिन के टाइम्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब उसका जो रेशियो लेंगे ना, टी अपॉन के लेंगे। तो ये आपका फार्मूला है, इस तरीके से ही होगा। मान लिया आज हमने मेटल डाल दिया, मेटल का हमने बताया था, मेटल का जो अंदर होगा वो क्या होगा? के इन्फिनाइट होता है। क्या होता है? इन्फिनाइट मेटल। तो के इन्फिनाइट मेटल के लिए यूज़ करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वो पूरा टर्म, ये वाला पूरा टर्म, ये देखो टी अपॉन के, यहाँ के इन्फिनाइट है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो आपका समझ रहे हो, तो ये वाला हट जाएगा, डी माइनस टी हो जाएगा। तो आपका एयर कितना बचा? एयर जितना बचेगा उसी हिसाब से के सी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे आप वो मेटल डालोगे तभी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। देखो क्यों? क्योंकि डी आपका कम हो रहा है ना, डी कम होगा, इसका मतलब कम से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ऊपर बढ़ेगा। ये आप मैथमेटिकल रूल है। अदर टाइप ऑफ कैपेसिटर मैंने बताया था, कैपेसिटर को क्या करोगे? फुली, मतलब पूरा के भर सकते हो, पूरा के टाइम भर दोगे तो सी क्या हो जाएगा? सी नॉट के हो जाएगा। और इसको मतलब इस तरीके से भी भर सकते हो, मतलब ये आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर में मतलब इस तरीके से आप d/2 कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन टाइप रहेगा। ये जो आपका अलग अलग ये डाई इलेक्ट्रिक है K1 K2, क्योंकि मतलब साइड बाई साइड है ना, आपने भरा है, तो इसको सीरीज़ फिलिंग बोलेंगे। और अगर आप आधा आधा भरते, मान लीजिए आधा कुछ भर देते हैं, आधा कुछ भर देते हैं, मतलब कैपेसिटर के लॉन्ग, तो मतलब वो एरिया वाइज हो जाता है, वो पैरेलल जोड़ा जाता है। जैसे ये सीरीज़ जोड़ा जाएगा, ये पैरेलल जोड़ा जाएगा। ये आपका क्या है? a/2 और a/2, ये आपका पैरेलल जोड़ा जाता है। वो तो मतलब आपका C = होता है ना, उस हिसाब से जब रखोगे तो वो आ जाएगा। C = क्या होता है? ε0 A/D। इसके हिसाब से जब रखोगे तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये है, दिस इज़ ऑल अबाउट द कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स। ये चैप्टर नंबर 2 क्लोज हो गया। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको डाउट है किसी भी डेरिवेशन में तो उसको आप डिमांड कर सकते हैं कि सर ये बता दीजिए। ओके, थैंक यू।